नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रजीत मुखर्जी और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल डिकोड आईएएस पे। दोस्तों, आज जब मैं सुबह उठा तो सुबह उठकर अखबार पढ़ रहा था और चाय की चुस्कियाँ ले रहा था। और इस चाय की चुस्कियों में जब मैंने पहला हेडलाइंस पढ़ा इकोनॉमी के पेज में, तो अच्छी खासी चाय भी फीकी लगने लगी। कारण क्या है दोस्तों? एक बात बताइए कि जब जब हम लोग संविधान की बात करते हैं, हमें क्या समझ में आता है, हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे देश के बारे में हम बहुत कुछ जान जाते हैं। जैसे प्रियम्बल जो है, उसके बारे में हमको सब कुछ पता चल जाता है। एक प्रियम्बल पढ़ के हम किसी भी देश की हिस्ट्री, उसकी लेगेसी, उसका कैरेक्टर, उसके गोल्स, उसके अचीवमेंट्स, ये सब जान सकते हैं। जैसे मैं इस प्रियम्बल के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट समझा दूंगा। हमारा संविधान कहता है कि प्रियम्बल जो है वो हमारे देश का आइडेंटिटी कार्ड है। बहुत बढ़िया है। प्रियम्बल हमारे देश का आइडेंटिटी कार्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी आदमी जब भी प्रियम्बल को पढ़ता है तो उसको हमारे देश के बारे में पता चलता है। ठीक है। अब जब मैं अगर मान लीजिए कहीं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं तो मैं क्या कहता हूं? भैया, मेरा नाम चंद्रजीत मुखर्जी है, मैं कलकत्ते से बिलोंग करता हूं, मैंने यहां से स्कूलिंग करी है, ये मेरी हॉबीज हैं, ये मेरे गोल्स हैं। अब आप मुझे हटा दीजिए, भारत को रखिए। भारत क्या है? भारत एक देश है, इस एक टेरिटरी है, उस टेरिटरी का नाम भारतवर्ष है। उसका गठन इतने समय में हुआ था, उसकी परवरिश जो है इन सिचुएशंस में हुई थी। उसकी पूरी हिस्ट्री जो है वो एक कॉलोनाइज्ड हिस्ट्री को लड़कर झगड़कर छीन कर हम लोगों ने इंडिपेंडेंस, स्वाधीनता हासिल करी है। अब ये करने के बाद जब हम लोग देश आज़ाद हो गया है तो देश के सामने जो है सबसे बड़ी चुनौती यह है कि देश को बनाए कैसे, देश का गठन कैसे करें। तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम जो है एक जस्टिस प्रोवाइड कर सके, लिबर्टी प्रोवाइड कर सके, फ्रेटर्निटी प्रोवाइड कर सके, इक्वालिटी प्रोवाइड कर सके। किसको? हमारे जनता को, हमारे सिटीजन्स को। और इसके फलस्वरूप जो है हम ये सिद्धांत, ये सारे काम कैसे करेंगे और वो कौन करेगा? वो एक सरकार बनाई जाएगी। सरकार कौन बनाएगा? सरकार जनता बनाएगी, जनता चुनेगी अपनी सरकार। तो इसका मतलब यह है कि जनता अपनी सरकार चुनती है और फिर वो सरकार ये इंश्योर करती है कि वो उस समाज में अपने सिटीजन्स को जस्टिस प्रोवाइड करेगी, बी इट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करेगी, लिबर्टी प्रोवाइड करेगी, इक्वालिटी प्रोवाइड करेगी, फ्रेटर्निटी प्रोवाइड करेगी, भाईचारा प्रमोट करेगी। ये सब सरकार करेगी। भैया, हर सरकार कर सकती है क्या ये? नहीं। वो सरकार कर सकती है जो कि सॉवरेन है, जो किसी के भी पक्षपात में नहीं आता है, जो किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है, वो जो सेक्युलर है, जिसको पता होता है कि धार्मिक चीजों के दिमाग में नहीं लाना है। धर्म जो है पॉलिसीज में नहीं आनी चाहिए। धर्म जो है वो बहुत ही पर्सनल चीज है। भाई, आप किसी धर्म में मानते हैं, मैं टोकने नहीं जा रहा हूं। मैं किसी धर्म में मानता हूं, आप मुझे टोकिए मत। आप मुझे तभी टोक सकते हैं जब मेरा धर्म आपके धर्म के आड़े आ रहा है, जब मेरे धर्म से रिलेटेड कुछ काम काज करने से दूसरे को दिक्कत हो रही है, तब प्रॉब्लम है। वरना मैं अपने घर के अंदर किस भगवान को मान रहा हूं, मैं हाथ जोड़ रहा हूं कि अपना सर ऐसे नीचे कर रहा हूं, इट डजंट मैटर एट ऑल। इट डजंट मैटर। And if at all matters, it matters to that man or to that woman. It should not concern the government. कि घर के अंदर आप किस तरीके से पूजा कर रहे हैं, किस तरीके से आप सुप्रीम पावर को अपना एड्रेस कर रहे हैं, अपना डेडिकेशन दे रहे हैं। तो एक वो सरकार जो सॉवरेन है, एक वो सरकार जो सेक्युलर है, एक वो सरकार जो डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक सरकार मतलब वो तुम्हारी बात सुन रही है, वो जनता की बात को सुनने का बूता रखती है, वो अपने खिलाफ क्रिटिसिज्म्स को सुनने का बूता रखती है। ये नहीं है कि आपने कुछ भी बोल दिया, सरकार ने जो है इंटरनेट पे सैंक्शन लगा दिया, इंटरनेट को बैन कर दिया। आपने कुछ बोला तो आपको देशद्रोही का ठप्पा लगा दिया, सेडिशन का चार्ज लगा दिया। ये सरकार नहीं है। इससे नहीं हो सकता है जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी प्रोवाइड करना। तो सरकार वो होनी चाहिए जिसमें हिम्मत हो अपने क्रिटिसिज्म्स को सुनने का। और ये क्रिटिसिज्म, ये डिसेंट देशद्रोही नहीं बनाती है। ये डेमोक्रेसी का पार्ट है, हेल्दी डेमोक्रेसी का पार्ट है। तो वो जो सरकार जो सेक्युलर है, जो सॉवरेन है, जो डेमोक्रेटिक है, जो रिपब्लिक है, जो चुन के आई है, ठीक है। और कौन है? एक सरकार है जो सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, सेक्युलर है। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? सरकार सबके लिए है, सरकार सबको अपॉर्चुनिटी देने में बिलीव करती है, सरकार सोशलिज्म प्रिंसिपल पर बिलीव करती है। क्या है सोशलिज्म? साम्यवाद क्या होता है? हम किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में इंटरेस्ट नहीं देख रहे हैं, हमको सबका इंटरेस्ट देखना है। साम्यवाद का एग्जैक्ट मतलब यह नहीं होता है कि हम जो है सबको इक्वल ट्रीट करें, क्योंकि सबको इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। अगर आप सारे अनइक्वल्स को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं तो आप एक्चुअली में इक्वालिटी तो नहीं दे रहे हैं। अरे, एक सामने एक आदमी है जो चल नहीं सकता है और एक सामने दूसरा आदमी है जो मैराथन दौड़ता है, और हम अगर दोनों को इक्वली ट्रीट करेंगे तो उस आदमी के लिए दिक्कत की बात नहीं होगी जो आदमी ढंग से चल नहीं पाता है। तो आप इक्वालिटी का मतलब क्या है? अगर आप थोड़ा सा डीपर सेंस में जाए तो इक्वालिटी का मतलब वही है भैया कि अगर
सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इक्विटी प्रिंसिपल इज द कोर ऑफ इक्वालिटी, है ना। तो ये सब बातें मैं क्यों कह रहा हूं? हमारे देश में आज जो मोदी सरकार है वो चरम सीमा पे है। सब लोग कह रहे हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी। अच्छा, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। आज जब सुबह जिस अखबार को पढ़ के मेरी चाय जो है वो फीकी पड़ गई, वो न्यूज है, मैंने यहां लिख रखा है। वो न्यूज जो है वो ये है कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 पब्लिश हो चुका है। जो लोग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए जानना जरूरी है कि ये कौन पब्लिश करता है। ये पब्लिश करता है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब। ये कहां पर स्थित है? इट इज लोकेटेड इन पेरिस। अब इस वर्ल्ड इनइक्वालिटी इंडेक्स का मतलब क्या है? एक ऐसी इंडेक्स होगी, एक ऐसा यार्डस्टिक होगा जिसमें यह बताया जाएगा कि कौन सा देश कितना दूर तक इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर रहा है। किसके बीच में इनइक्वालिटी? जनता के बीच में इनइक्वालिटी। अगर जनता के बीच में इनइक्वालिटी का जो गैप है वो बढ़ता गया तो क्या होगा? जो बॉटम के लोग हैं उनका गुस्सा आना अगेंस्ट दी टॉप 10% और टॉप 5% स्वाभाविक नहीं है, आपको नहीं लगता है? अब आप कहेंगे कि उन लोगों ने मेहनत किया। सारे के सारे बड़े आदमी मेहनत किए हैं, उनके बच्चे और उनके भी बच्चे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां से उठाकर आप जो एकदम बॉटम पे है उसको उठाकर एक राजमहल में बैठा दीजिए, नहीं। मैं कह रहा हूं उनको अपॉर्चुनिटी तो मिलनी चाहिए, और अगर नहीं मिल रही है तो ये प्रियम्बल तो आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। प्रियम्बल तो फॉलो नहीं हो रहा है। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि इंडिया इज अमंग द मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जहां पे पॉपुलेशन के बीच में गरीबी बढ़ती जा रही है और अमीर क्लास बढ़ता जा रहा है। और अमीर क्लास, एक एलिट क्लास जो है, उसकी पैसे, उसका जो होल्ड है नेशनल वेल्थ पे, वो बढ़ता जा रहा है और गरीबी भी बढ़ती जा रही है। आप यकीन करिए, टॉप 1% ऑफ द पॉपुलेशन के हाथ में 22% का नेचुरल रिसोर्सेस है, मतलब 22% का नेशनल वेल्थ है 1% के हाथ में, और टॉप 10% के हाथ में कुल 57% ऑफ द नेशनल वेल्थ है। इसके बाद भी अगर कोई आपसे कहता है कि जो लोग बॉटम में हैं वो लोग में इतना गुस्सा क्यों है, गरीब को इतनी गुस्सा क्यों है, नहीं होगा। और जैसे मैंने कहा कि टॉप 10% के हाथ में 57% ऑफ नेशनल वेल्थ है, एट द सेम टाइम बॉटम 50% जो पॉपुलेशन है उसकी साहब 13% होल्ड कम हो गई है नेशनल वेल्थ से। पब्लिक वेल्थ या पब्लिक एसेट्स जैसे पब्लिक स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज, पब्लिक बिल्डिंग्स, इन सब में, इन सब की जो डेवलपमेंट है, इन सब का जो ग्रोथ है वो कम हो गया है, वो कम हो गया है। बढ़ा क्या है? प्राइवेट वेल्थ। अच्छा जी, तो मतलब यह है कि जो लोग सरकारी स्कूल्स में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वो एंट्री नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा या प्रॉपर एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दे कैन नॉट अफोर्ड टू गो टू दीज प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट स्कूल्स, व्हिचएवर द केसेस। लेकिन फिर भी हम एक सोशलिस्ट कंट्री हैं, हम फिर भी एक सोशलिस्ट कंट्री हैं, हम सोशलिज्म पर बिलीव करते हैं। इसी के चलते हम लोगों ने 1950 के बाद से हम लोगों ने 5 ईयर प्लान शुरू किया है। एक आंकड़ा देता हूं आपको, आज 2021-2022 में जो रिपोर्ट निकली है उसमें कहा जा रहा है कि टॉप 10% के हाथ में 57% ऑफ द नेशनल वेल्थ है। सोचिए, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। और कॉलोनियल टाइम में जब अंग्रेज की हुकूमत थी, जब वो हमें दबा रहे थे, उस समय टॉप 10% के हाथ में कितना परसेंट था? 50%। अंग्रेजों के समय जब हमारा शोषण हो रहा था तब था 50% नेशनल वेल्थ 10% के हाथ में, टॉप 10% के हाथ में, जो कि आज हो गया है 57%। फिर तो अंग्रेज अच्छे थे यार, हैं? फिर तो अंग्रेज अच्छे थे। तो मतलब जब अंग्रेजों की हुकूमत थी तब हमारे टॉप 10% के पॉपुलेशन के पास था 50% ऑफ नेशनल वेल्थ। अब 2021 में इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशन और उसके अमेंडमेंट के बाद हम लोग जिस नतीजे पर पहुंचे हैं वो है 57% ऑफ द नेशनल वेल्थ इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द टॉप 10% ऑफ द पॉपुलेशन। हम किस मुंह से कहते हैं हम इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, या प्रियम्बल सॉवरेन बॉडी है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है? क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो टिक सकती है सिर्फ 2-3 प्रिंसिपल्स पे। अगर कोई सरकार इक्वालिटी प्रोवाइड कर रही है, लिबर्टी प्रोवाइड कर रही है, फ्रेटर्निटी प्रोवाइड कर रही है अपनी जनता के लिए, वो तो वो तभी कर सकती है ना जब वो डेमोक्रेटिक है। बिना डेमोक्रेसी के तो ना आप इक्वालिटी दे सकते हैं, ना लिबर्टी दे सकते हैं, ना फ्रेटर्निटी प्रमोट कर सकते हैं। और ये आपके सामने इक्वालिटी का नतीजा है। अब जब 50% पॉपुलेशन, 50% ऑफ नेट वर्थ जो है वो 10% ऑफ द पॉपुलेशन के हाथ में था अंग्रेजों के समय से, तब हम लोग का दिमाग घूम गया। तब हम लोगों ने 5 ईयर प्लान लगाया, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स लगाए, ये लगाया, वो लगाया।
मिक्स्ड इकोनॉमी करा, और फिर वो 50% गॉट रिड्यूस टू 35%। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग मुंह के बल गिरे और हमें फिर से अपनी इकोनॉमी खोलनी पड़ी। और जैसे ही हम इकोनॉमी खोलते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है, इकोनॉमी खोलते ही कहां पैसा बढ़ता है, हम लोग इकोनॉमी खोलते हैं तो 35% जो था वो फिर से 57% हो गया आज की तारीख में। जेंडर इनइक्वालिटी की बात करते हैं इसी रिपोर्ट में। जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में अगर बात करें तो एवरेज लड़कियों का जो शेयर होता है ओवर द नेशनल इनकम इज 18% एवरेज, जबकि पूरे एशियन कंट्रीज में अगर देखा जाए तो 21%, 21%। तो आज सरकार गरीब है, कंट्री अमीर है। इस बात को सोचिए, सरकार गरीब है, कंट्री अमीर है। इसी नोट के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, अपनी राय बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।